हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को इंडेक्स 24 का रिवीजन कराऊंगा। इंडेक्स 24 का नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। मैं आपको आज की वीडियो में इंडेक्स 24 के 100% कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। ये जो वीडियो रिवीजन पर्पज के लिए से जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी, नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि 100% कॉन्सेप्ट कवर होंगे, आपके 100% कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे और बड़े अच्छे से मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट टेक्निकल हुआ तो मैं एग्जांपल की हेल्प लेके आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा। ये जो नोट्स है, ये नोट्स मैं रेफर करता हूं मेरी एफर क्विकर बुक से, जो कि एक कॉन्सेप्ट बुक है। हालांकि इंडेक्स 24 के नोट्स मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स 24। इंडेक्स 24 का नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इंडेक्स 24 बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो पार्टी क्या वो रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। मींस इंडेक्स 24 ने हमें बता रखा है कि अगर ये पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ठीक। सेकंड, अगर रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती कोई पार्टी तो हम उसका डिस्क्लोजर देंगे। ये जो डिस्क्लोजर है ये दिया जाएगा आपका नोट्स टू काउंट के अंदर। इंडेक्स 24 को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, हम जिस भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, उस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पार्टी उसके लिए रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। अब ऐसी एंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी। आई मीन टू से, जिस एंटिटी के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक, एक बात होगी। सेकंड बात, देखिए ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। 1 अप्रैल 25 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 26 को समाप्त होता है। तो क्या रिलेटेड पार्टी के लिए जो रिलेशनशिप है वो पूरे साल होना चाहिए या साल में कभी भी? कहता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर एक मोमेंट के लिए भी, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि कुछ बेसिक बातें हैं, इन बेसिक बातों के साथ अगर हम इंडेक्स 24 को रिवाइज करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक। कहता है जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। मतलब अगर एक मोमेंट के लिए भी रिलेशनशिप हो गया तो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ठीक। थर्ड, जैसे मान लो क्या होता है, एक रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एक पार्टी के साथ 1 अप्रैल 25 को, और ये अपना अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च 26 को, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो आपका सीज हो जाता है 1 जुलाई से। मतलब जो रिलेशनशिप रहता है, मान के चलते हैं कि वो अपना 30 जून तक रहता है। तो क्या हमें जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना है, क्योंकि हमें डिस्क्लोजर भी देना ना, क्या हमें जो रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना है, ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना है, पूरे साल की ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना है रिलेटेड पार्टी, या जितने टाइम रिलेशनशिप रहा है? मैं आपको बता दूं, जितने टाइम रिलेशनशिप रहा है। इसका मतलब यह है कि टू आइडेंटिफाई वेदर एनी पार्टी इज रिलेटेड पार्टी और नॉट, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मोमेंट अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड पार्टी मान लेंगे, लेकिन जो डिस्क्लोजर जाएगा वो उतने टाइम के लिए जाएगा जितने टाइम के लिए बीइंग रिलेटेड पार्टी के बीच में क्या हुई है, ट्रांजेक्शन हुई। ठीक। एक बात और, यहां पे जो रिलेशनशिप है क्रॉस रिलेशनशिप है। क्रॉस रिलेशनशिप का मतलब क्या है, आपने बोल दिया तू मेरा प्यार है, बट वो आपको जानती भी नहीं, तो फिर वो रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी। आई मीन टू से, यहां पे अगर मान लो एक कंपनी है पी लिमिटेड, उसकी रिलेटेड पार्टी अगर एस लिमिटेड बनती है तो ऑटोमेटिक एस लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी क्या बन जाएगी, पी लिमिटेड बन जाएगी। यहाँ पे क्रॉस रिलेशनशिप है। मींस अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी की रिलेटेड पार्टी है तो ऑटोमेटिक दूसरी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए पहली वाली पार्टी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि रिलेटेड पार्टी हम किसे माने? क्या सिर्फ एंटिटी रिलेटेड पार्टी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है? कहता है रिलेटेड पार्टी में आपका पर्सन भी हो सकता है और आपका एंटिटी भी हो सकती है। देखिए, इंडेक्स 24 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक, क्या एक पार्टी रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रिलेशनशिप। ठीक। अगर रिलेटेड पार्टी तो फिर उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब रिलेटेड पार्टी में कौन रिलेटेड पार्टी हो सकता है? कहता है पर्सन हो सकता है और एंटिटी हो सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 24, यहां से प्रॉपर रिवाइज करना। देखिए, रिपोर्टिंग एंटिटी वो एंटिटी है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टी एक पर्सन हो सकता है, एक एंटिटी हो सकती है। ठीक। एक पर्सन को हम रिलेटेड पार्टी कब मानेंगे, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि एंटिटी को रिलेटेड पार्टी कब मानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक पर्सन को रिलेटेड पार्टी कब माने। कहता है कोई भी ऐसा पर्सन या उसका क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली। क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली में कौन कौन कवर होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी होल्ड रखते हैं, अभी मैं सिर्फ पर्सन बोलूंगा। ठीक है। अगर मैं
इस इंडेक्स के अंदर बोलता हूं एक पर्सन, तो आपने साथ साथ ये मान के चलना कि मैं बात कर रहा हूं क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। अगर मैं पर्सन बोलता हूं तो आप ऑटोमेटिक क्या मान के चलेंगे कि मैं क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली भी बात कर रहा हूं उस पर्सन की, ठीक। देखिए कहता है एक पर्सन एक मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी अगर वो जो पर्सन है वो एंटिटी को कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है। कंट्रोल और ज्वाइंट कंट्रोल की डेफिनेशन हमने कंसोलिडेशन के चैप्टर में रिवाइज कर ली थी, ठीक। एक एंटिटी के लिए एक पर्सन रिलेटेड पार्टी माना जाएगा अगर वो पर्सन एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखता है। हमने सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस की डेफिनेशन डिटेल में डिस्कस कर ली थी। आपका कब सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस माना जाएगा? कंसोलिडेशन के चैप्टर में, ठीक। बात सुनिए ध्यान से। एक पर्सन एंटिटी के लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगा अगर वो पर्सन क्या करता है? कंट्रोल करता है एंटिटी को, ज्वाइंट कंट्रोल करता है। और यहां पे ध्यान रखना पर्सन के साथ साथ कौन आ जाएगा? क्लोज मेंबर ऑफ द दैट पर्सन फैमिली, ठीक। सेकंड, अगर वो पर्सन एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखता है। थर्ड, जो पर्सन है वो एंटिटी का या एंटिटी की पेरेंट कंपनी का केएमपी है। क्या है वो? केएमपी है, मेंबर ऑफ द केएमपी, रिपोर्टिंग एंटिटी या फिर पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। आइए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पे पी लिमिटेड है, यहां पे एस लिमिटेड है, ठीक है। केएमपी है पी का, तो ये पी के लिए भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगा, बिल्कुल सर। और एस के लिए भी, क्यों? क्योंकि एस की पेरेंट कंपनी का ये केएमपी है। पी लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड का केएमपी है, एस के लिए आपका रिलेटेड पार्टी बन जाएगा, लेकिन पी के लिए रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगा क्योंकि एस सब्सिडरी है। पेरेंट का अगर केएमपी है तो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा, ठीक। चले जी सर, आइए क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली में कौन कौन आएगा? कहता है क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली में आएगा वो पर्सन या तो पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है, पर्सन से इन्फ्लुएंस होता है। मींस क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली का मतलब क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जो जिस पर्सन के हम क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली की बात कर रहे हैं उस पर्सन से इन्फ्लुएंस होता है, उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाएगा? हम इसमें ना एक ऑर्डर के तहत रिवाइज करते। देखिए चिल्ड्रन आ जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, इसमें स्पाउस आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ पे स्पाउस के साथ साथ डोमेस्टिक पार्टनर भी आ जाएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल डेफिनेशन है और बहुत वाइड माइंड के साथ बनाई गई, ठीक है। इसमें आपका चिल्ड्रन आ जाएगा और स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर आ जाएगा। ब्रदर है, सिस्टर है और आपका फादर एंड मदर आ गया, ठीक। अब जो पर्सन है उसके स्पाउस के या उसके डोमेस्टिक पार्टनर के चिल्ड्रन आ जाएंगे। सर हम समझ गए, जैसे मान लो जो स्पाउस है वो बच्चों के साथ आए हैं या आया है, या डोमेस्टिक पार्टनर बच्चों के साथ आया है या आई है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। सबसे बुरा तब लगेगा जब आप मतलब किसी पर्सन के लिए सी पॉइंट के अंदर अगर वो फॉल करता है। देखिए मान लो मिस्टर ए है, ठीक है सर, उसका डोमेस्टिक पार्टनर मिसिज बी है, ठीक है सर। और जो मिस्टर बी है वो मिसिज बी का स्पाउस है और मिस्टर बी क्या है? डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मिसिज बी के ऊपर, ठीक है। और मिसिज बी मिस्टर ए को इन्फ्लुएंस करती है, मिस्टर ए से इन्फ्लुएंस होती है, तो उस केस में मिस्टर बी भी मिस्टर ए का रिलेटेड पार्टी बन जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। मतलब क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली। देखिए डिपेंडेंट ऑफ दैट पर्सन और दैट पर्सन स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर, मतलब उस पर्सन के स्पाउस के डिपेंडेंट और उस पर्सन के डोमेस्टिक पार्टनर के डिपेंडेंट, वो उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे, मतलब क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली बन जाएंगे, ठीक। पेरेंट कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये सब हमने सीएफएस के चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। आइए बात करते हैं केएमपी। कहते हैं केएमपी वो आपका पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसके पास मैं बोलूंगा पावर और जिम्मेवारी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति कंपनी में जिसके पास क्या है? पावर भी है और जिम्मेवारी, ठीक है। किस चीज की पावर और किस चीज की जिम्मेवारी? कहता है प्लानिंग करने की, डायरेक्टिंग करने की, कंट्रोलिंग करने की रेलिवेंट एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी, ठीक। आइए आगे बढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि रिलेटेड पार्टी में पर्सन कौन कौन सा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटेड पार्टी में एंटिटी कब रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ये देखिए यहाँ पे एक आपका पर्सन, एक आपका एंटिटी है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि एक एंटिटी कब हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी की कब रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। सबसे पहले कहता है अगर मान लो जो एंटिटी है वो आपका मेंबर है सेम ग्रुप के अंदर। अब सेम ग्रुप का मतलब होता है आपका पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, आपका पेरेंट कंपनी हो गया, सब्सिडरी कंपनी हो गया या फेलो सब्सिडरी हो गया। फेलो सब्सिडरी का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो ए लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है बी की भी और सी की भी, तो बी और सी क्या बन गई? फेलो सब्सिडरी बन गई। सो बात की एक बात क्या है कि जितनी पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप में है ग्रुप के अंदर, चाहे वो फेलो सब्सिडरी है या डायरेक्ट सब्सिडरी है, ठीक है, पेरेंट है, अल्टीमेट पेरेंट है, ग्रुप के अंदर जितने मेंबर वो रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पी की दो सब्सिडरी है S1 S2, S1 और S2 आपस में रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। यहाँ पे पी की दो सब्सिडरी है S1 S2 और S1 की दो सब्सिडरी है S3 S4 और S2 की दो सब्सिडरी है S5 और S6, तो ये सब आपस में क्या मानी जाएगी? रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। एंटिटी कब रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी? सबसे पहले कहता है वो कि आपका ग्रुप के अंदर वो पार्टी होनी चाहिए, मतलब एंटिटी ग्रुप के मेंबर होनी चाहिए, ठीक।
सेकंड कहता है जो एंटिटी है ना, अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना कि हम जो बात कर रिलेशनशिप की किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं सर, रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब जिसके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट पे वो कहता है कि एक एंटिटी या तो एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर है। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। पेरेंट सब्सिडरी यहां पे कवर होगी, हाँ जी, यहां पे एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर कवर होगा। ध्यान रखना एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है किसका, एंटिटी का, ग्रुप मेंबर का। ग्रुप मेंबर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपका एक कंपनी है एस लिमिटेड, ठीक है, उसकी पेरेंट है पी लिमिटेड। अब एस की अगर एसोसिएट है तो पी की भी वो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। अगर एस के ज्वाइंट वेंचर है तो वो पी की भी आपका रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। तो सो बात की एक बात क्या है, पहले वाले पॉइंट में कवर हो गया आपका मेंबर, जो आपका ग्रुप के अंदर है कंपनियां, जिसमें आपका होल्डिंग है, सब्सिडरी है, आपका फेलो सब्सिडरी है। सेकंड में कवर हो गया आपका एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी या ग्रुप के अंदर, ठीक। जैसे पी ए रिलेटेड पार्टी, एसोसिएट मतलब ए का मतलब, जे का मतलब ज्वाइंट वेंचर, पी और जे रिलेटेड पार्टी है। देखिए पी पेरेंट कंपनी है, S1 S2 दो सब्सिडरी है। अब ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट आपका S1 का, तो ऑटोमेटिक ग्रुप के अंदर सर जितनी भी पेरेंट सब्सिडरी उन सब की इसके साथ रिलेशनशिप बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, ठीक। थर्ड में कहता वो अगर दो ज्वाइंट वेंचर एक एंटिटी के, बड़े आराम से मेरी बात सुनना, यहाँ पे स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सर क्या को वेंचर जो है इन्वेस्टर और रिलेटेड पार्टी ना, वो नहीं। मेरा एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे, एक मेरा ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे है। अब जैसे मेरा ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे और जैसे मेरा ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे है, तो ये जो ज्वाइंट वेंचर है मेरे, ये किसी और के भी ज्वाइंट वेंचर होंगे तो ज्वाइंट वेंचर बनेगा, मतलब कोई और भी इन्वेस्टर होगा। अब जो कोई और इसमें के अंदर इन्वेस्टर है, कोई और इसके अंदर इन्वेस्टर है, तो वो मेरा को वेंचर होगा, हम रिलेटेड पार्टी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे दो ज्वाइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे, ठीक। बोथ एंटिटी आर ज्वाइंट वेंचर होता है सेम थर्ड पार्टी। देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है और सी लिमिटेड है। बी लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर है J1 का, नहीं ऐसे बोलता हूँ, बी लिमिटेड के दो ज्वाइंट वेंचर है J1 और J2, तो J1 और J2 रिलेटेड पार्टी बन गए। लेकिन J1 आपका ज्वाइंट वेंचर है ए और बी का, तो ए बी रिलेटेड पार्टी नहीं है। J2 आपका बी और सी का ज्वाइंट वेंचर है, तो बी और सी रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक। कौन कौन कवर हो गया सर, सबसे पहले यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी कवर होगी। यहाँ पे आपका या एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर, ठीक। यहाँ पे दो आपस में ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पे कहता है एक ज्वाइंट वेंचर और एक आपका एसोसिएट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक ज्वाइंट वेंचर है और मेरे पास एक आपका एसोसिएट, ये रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। प्लीज ध्यान से बात सुनना, एक ज्वाइंट वेंचर एक एसोसिएट है, ये रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। लेकिन जो मेरे साथ आपका को वेंचरर है या को इन्वेस्टर है, हम आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे, ठीक। ध्यान रखना, दो एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे। अच्छा, एक ज्वाइंट वेंचर या फिर आपका एक एसोसिएट, हाँ जी। अगर आप इन चारों पॉइंट को समराइज वे में देखेंगे तो पेरेंट सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी पहले पॉइंट में कवर होगी। सेकंड पॉइंट में सर आपका या सिर्फ एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, ठीक। थर्ड में दोनों ज्वाइंट वेंचर है, फोर्थ में एक ज्वाइंट वेंचर है एक एसोसिएट है। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर जो ई है, ये बिल्कुल एक आसान सा पॉइंट है, मैं अभी इसको होल्ड रख रहा हूं। मैं पहले पॉइंट एफ करा देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि एफ के अंदर, जी के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो पर्सन है उसको मतलब उसके साथ कवर कर लिया इसको ना। कहता है अगर एक एंटिटी है, मतलब जैसे मैं तो एक एंटिटी होगी, ठीक है, मैं तो अपने लिए रिलेटेड पार्टी ढूंढ रही हूं, ठीक। कहता है एक एंटिटी आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी अगर वो एंटिटी कंट्रोल है, ज्वाइंटली कंट्रोल है आपका एक पर्सन के द्वारा। इट मींस क्या है कि जैसे मान लो मिस्टर ए मेरे को कंट्रोल करता है और मिस्टर ए इस एंटिटी को कंट्रोल करता है, हम आपस में क्या बनेंगे, रिलेटेड पार्टी बनेंगे इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक। या ज्वाइंट कंट्रोल करता है। और जब मैं पर्सन की बात करूं तो ऑटोमेटिक क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ दैट पर्सन भी आ जाएगा, ठीक। आइए देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10, मिस्टर ए कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है थर्ड ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी बन गई। मिस्टर ए कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है, और मिसिस ए अगर वो क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली है, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड होती है, इन्फ्लुएंस्ड मिस्टर ए उससे होता है, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। चलिए, जो जी पॉइंट है इसमें पता क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि जो पर्सन है वो आपको कंट्रोल करता है या आपको ज्वाइंट कंट्रोल करता है और दूसरी एंटिटी को के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, या फिर वो उसका केएमपी है, उसकी पेरेंट का केएमपी है। ए पर्सन आइडेंटिफाई अबव हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी और इज ए मेंबर ऑफ द केएमपी ऑफ द एंटिटी और ए पेरेंट ऑफ द एंटिटी। सिंपल सी बात, मिस्टर ए मेरे को कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है। अब मिस्टर ए अगर किसी और को कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल करता है तो यहां पे कवर हो गया, ठीक है सर। मिस्टर ए मेरे को कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है, मिस्टर ए किसी और को आपका सिग्नल इन्फ्लुएंस रखता है किसी और के ऊपर, या फिर किसी और का केएमपी एंटिटी का, तो हम आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। या वो केएमपी है उस एंटिटी की पेरेंट एंटिटी का, हम रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना कि पर्सन के साथ साथ आपका क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मर्ज कर दूं तो एटलीस्ट दोनों एंटिटी में से एक के ऊपर कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए। अगर मान लो एक व्यक्ति किसी दो एंटिटी के ऊपर सिग्नल इन्फ्लुएंस रखता है, दोनों का केएमपी है, दोनों के पेरेंट का केएमपी है, तो रिलेटेड पार्टी फिर नहीं बनेंगे इन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। देखिए मिस्टर ए
आपका कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है एक्स लिमिटेड को, कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है, तो यहां पे कवर हो गया। यहां पे सिग्नल इन्फ्लुएंस या केएमपी है रिलेटेड पार्टी, सिग्नल इन्फ्लुएंस या केएमपी, सिग्नल इन्फ्लुएंस या केएमपी है, तो यहां पे रिलेटेड पार्टी फिर नहीं बनेंगे। इसका मतलब अगर मैं समराइज में बात करूं तो एक एंटिटी के अगर दो एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों एंटिटियों के ऊपर किसी एक पर्सन का या क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली का सिग्नल इन्फ्लुएंस है या केएमपी, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे। एटलीस्ट एक के ऊपर कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर एक एंटिटी क्या करती है, केएमपी सर्विस प्रोवाइड करती है, एक एंटिटी क्या करती है, केएमपी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो आपके रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। थोड़ा सा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। एक एंटिटी अगर आपको केएमपी सर्विस प्रोवाइड करती है, आपकी पेरेंट को केएमपी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप रिलेटेड पार्टी बन जाओगे। एक बात और, एक एंटिटी आपको केएमपी सर्विस प्रोवाइड करती है या आपके पेरेंट को केएमपी सर्विस प्रोवाइड करती है, और उस एंटिटी के जो क्लोज मेंबर ऑफ द आपका ग्रुप है, जैसे उसकी पेरेंट है, होल्डिंग है, मतलब सब्सिडरी है या फेलो सब्सिडरी है। जब ग्रुप की बात आती है तो सब्सिडरी और आपका फेलो सब्सिडरी और होल्डिंग कवर हो जाएगी, ठीक। द एंटिटी और एनी मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ विच इट इज ए पार्ट प्रोवाइड केएमपी सर्विस टू दी आपका रिपोर्टिंग एंटिटी और टू दी पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। यहां देखिए एक्स वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड प्रोवाइड केएमपी सर्विस है, बिल्कुल ठीक है, किसको, वाई लिमिटेड को। अब वाई जेड की पेरेंट है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे सारी सारी, ठीक है। और इतना ही नहीं, जैसे मान लो एक्स की जो ग्रुप की कंपनी है वो भी इनकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। यहां पे एक्सप्लेन कर रखा, देखिए पी लिमिटेड है, S1 S2 S3 है। अब पी क्या कर रही है, टी को केएमपी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, सारी पार्टी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। ये आपका जो मैंने पॉइंट ए पढ़ा था उसके अंदर बन जाएंगी, ये आपका केएमपी की वजह से। और फिर केएमपी की सर्विस अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हैं तो जो क्लोज मेंबर ऑफ द ग्रुप है वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। ऑल एंटिटी आर रिलेटेड पार्टी। एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है इंडेक्स 24 के द्वारा कि जब भी आप क्या करेंगे, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें एसोसिएट में इंक्लूड करेंगे आप सब्सिडरी ऑफ द एसोसिएट। अच्छा सर, जैसे मान लो मेरी एक एसोसिएट है, तो एसोसिएट की सब्सिडरी भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर के अंदर सब्सिडरी ऑफ द ज्वाइंट वेंचर। तो सर हमें एक बात समझ में आई, जैसे मान लो आपकी एक एसोसिएट है, मैंने कहा हाँ जी, अब उस एसोसिएट की सब्सिडरी और रिलेटेड पार्टी बन गई, बिल्कुल ठीक है। आपका एक ज्वाइंट वेंचर है, उसकी सब्सिडरी है, वो भी रिलेटेड पार्टी बन गई, हाँ जी। आपकी एक एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर है, उसकी फर्दर ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट है, वो रिलेटेड पार्टी आपकी फिर नहीं बनेगी, हाँ वो डायरेक्ट आपस में बन जाएंगे, ठीक। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड एसोसिएट हो गया। अब एसोसिएट की सब्सिडरी कवर हो जाएगी, बाकी A1 और जो आपका जे है इसके साथ ए के साथ रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, लेकिन एक्स के साथ रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी, ठीक। जैसे नो यहाँ पे आ गया, नो यहाँ पे आ गया, ऐसे सर यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए एक पॉइंट अपना पेंडिंग था, देखिए क्या होता है। एक एंटिटी है जो बेसिकली क्या करती है, रिपोर्टिंग एंटिटी के एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है, मतलब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान मेंटेन करती है एंटिटी के एम्प्लॉय के लिए। तो वो जो एंटिटी है वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, या फिर एंटिटी की रिलेटेड पार्टी आपका एंटिटी की जो रिलेटेड पार्टी वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो एंटिटी प्रोवाइड करती है उसकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, ठीक। कई बार क्या होता है कि जो अपना प्लान है ना, उसे एंटिटी मतलब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट प्लान है उसे एंटिटी खुद मेंटेन करती है, तो उसके इसमें क्या होगा, जो स्पॉन्सर एम्प्लॉयर होंगे वो आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे रिपोर्टिंग एंटिटी की, ठीक। चले जी सर, आगे बढ़ते हैं। किस किस को रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा, कहता है दो पार्टियां रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएंगी अगर वो कॉमन केएमपी रखती है, कॉमन डायरेक्टर रखती है, ठीक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एटलीस्ट एक एंटिटी के ऊपर कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए। टू वेंचरर मतलब जो को वेंचरर है वो रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे, जिन्होंने मतलब एक तरीके से इन्वेस्टर है जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर ओपन कर रखा, ठीक। देखिए एंटिटी क्या होती है, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के ऊपर आपका ट्रेड यूनियन, जो पब्लिक यूटिलिटी है, डिपार्टमेंट एजेंसी है, इनके साथ डायरेक्ट कोरिलेशन होता है एंटिटी का ना, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी भी होती है। कहता है अगर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, ट्रेड यूनियन है, पब्लिक यूटिलिटी है, या आपका डिपार्टमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट की, ठीक, वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएंगी। लेकिन अगर मान लो जैसे एक बैंक है, वो मेरे ऊपर कंट्रोल करता है, ज्वाइंट कंट्रोल करता है, या फिर सिग्नल इन्फ्लुएंस रखता है और फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, तो भी वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस की वजह से नहीं, आपका कंट्रोल ज्वाइंट कंट्रोल या सिग्नल इन्फ्लुएंस की वजह से। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है डज नॉट कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सो बात की एक बात क्या है कि प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियन, पब्लिक यूटिलिटी और डिपार्टमेंट एंड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ये रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे, एक्सेप्ट इन केस जब वो कंट्रोल करते, ज्वाइंट कंट्रोल करते, सिग्नल इन्फ्लुएंस रखते, ठीक। कई बार क्या होता है, जो एंटिटी होती है ना वो डिपेंडेंट होती है किसी एक सिंगल कस्टमर के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, ठीक है, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। अगर मैं
रिलेटेड पार्टी किसे माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा, इसको समराइज वे में और नेगेटिव डेफिनेशन की बात करें तो कौन कौन रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, 2 एसोसिएट आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे, एटलीस्ट एक ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। सेकंड, सर जो को वेंचरर है वो रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। थर्ड, जब पर्सन या क्लोज मेंबर ऑफ द पर्सन आपका 2 एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, केएम पे रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे, एटलीस्ट एक के ऊपर क्या होना चाहिए सर, ज्वाइंट कंट्रोल या कंट्रोल होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर अभी 6 पेंडिंग रहेगा, पहले 7 की बात करते हैं। देखिए रिलेटेड पार्टी जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और कौन कौन सी एंटिटी रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिस्क्लोजर जाएगा। सबसे पहले वो कहता है कि आप ये देखिए कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुई या नहीं हुई है। हमने कहा जी ट्रांजेक्शन हुई है, तो बहुत सिंपल समझते हैं। देखिए अगर ट्रांजेक्शन हुई तो आपको क्या करना है, आपको ना टोटल 8 डिस्क्लोजर देने हैं। अब मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको याद कराता हूँ। देखिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाओगे तो पहले नाम पूछोगे ना, तो स्टार्ट होगा नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, फिर नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक है सर, सिंपल दोस्त है या फिर फ्यूचर के लिए कुछ बातें बन रही हैं, ठीक। उसके बाद कहता है एक एंटिटी का पहले आप नाम बताएंगे, फिर आप बताएंगे उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक। उसके बाद फिर आप ये बताएंगे कि जो आपने ट्रांजेक्शन की है उनकी नेचर कैसी है। अच्छा, ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है। भाई साहब रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह क्रिएट तो नहीं कर रखा, सर बिल्कुल क्रिएट कर रखा है, तो डिस्क्लोज करो। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है इंक्लूडिंग आपकी कमिटमेंट। कोई और एलिमेंट बताओ जिसके बेस पे जो एंड यूजर है वो ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझ पाए, ठीक। अगर कोई अमाउंट रिटर्न ऑफ किया आपने ड्यूरिंग द ईयर या अमाउंट रिटर्न बैक किया है तो आप उसका क्या करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे। एक बात का ध्यान रखना, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है ये ड्यूरिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसी का डिस्क्लोजर जाएगा, ठीक। कहते हैं अगर आपने केएमपी को कंपनसेशन दिया तो उस केस में आप क्या करेंगे, केएमपी का जो कंपनसेशन है उसे फर्दर डिवाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट कितना है, टर्मिनेशन बेनिफिट कितना है, ये आपका इंड AS 19 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर है। मतलब इंड AS 19 में जो बाइफिकेशन दे रखा है, हालांकि इंड AS 19 में शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के डिस्क्लोजर नहीं है, ठीक। शेयर बेस्ड पेमेंट, तो मैं कह सकता हूं इंड AS 19 में जो आपका बाइफिकेशन है उसके बेस पे और इंड AS 102 का जो बाइफिकेशन है उसके बेस पे, ठीक। अगर मान लो कोई एंटिटी केएमपी सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस केस में फिर ये आपका डिस्क्लोजर देने की नेसेसरी नहीं है, ठीक। मतलब नेसेसरी नहीं है डिस्क्लोजर। जो ये डिस्क्लोजर दिए जाएंगे आपको एक ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि जो ट्रांजेक्शन हुई है आपका पेरेंट के हिसाब से, मतलब कैटेगरी वाइज आप डिस्क्लोजर देंगे। पेरेंट, एंटिटी विद ज्वाइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी, ठीक। सब्सिडरी, आपका एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, केएमपी और अदर रिलेटेड पार्टी। इन केस रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती ड्यूरिंग रिलेशनशिप, बट जो रिलेशनशिप है आपका पेरेंट और सब्सिडरी का, तो इसमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक तो नेम ऑफ द पेरेंट, अगर वो डिफरेंट है तो अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी का नाम बताना पड़ेगा जो कि एक पर्सन भी हो सकता है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी, और अगर मान लो जो एंटिटी की पेरेंट कंपनी है या अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है वो CFS प्रेजेंट नहीं करती तो उस मोस्ट सीनियर पेरेंट का नाम बताना पड़ेगा जो आपका फंड्स CFS प्रेजेंट करती है। ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये आपके इंड AS 27 एंड 112 के अलावा है। कुछ एग्जम्पशन दी गई हैं अगर गवर्नमेंट रिलेटेड पार्टी है तो। कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आएंगे, एग्जम्पशन टू गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी। इंड AS 24 ये कहता है कि एंटिटी एग्जम्प्ट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के रिगार्ड में आपका इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड कमिटमेंट विद द गवर्नमेंट। ये कोई ऐसी एंटिटी जो गवर्नमेंट की वजह से रिलेटेड पार्टी बनी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट या अनदर एंटिटी रिलेटेड पार्टी है ड्यू टू गवर्नमेंट, अगर कोई अनदर एंटिटी रिलेटेड पार्टी बनी है फिर गवर्नमेंट के केस में भी आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। एक तो नेम ऑफ द गवर्नमेंट, एक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट रिलेशनशिप, और एक वो ट्रांजैक्शन जो एंड यूजर को अनेबल कर पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो एग्जम्पशन है ये आपका केएमपी के ऊपर, गवर्नमेंट एंटिटी के केएमपी के ऊपर अप्लाई नहीं है, ठीक। कुछ प्यारे प्यारे से पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब भी CFS बनाएंगे तो जो रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन है हम उसे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। 2 रिलेटेड पार्टी हैं, मतलब एक रिलेटेड पार्टी है तो वो कहती है कि साहब हमने आपस में जो ट्रांजैक्शन की है ना वो आर्म लेंथ प्राइस पे की है, तो क्या तभी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तभी डिस्क्लोजर है इरिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे या नहीं, ठीक। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इंड AS 24 में और लॉ में तो हम लोग क्या करेंगे, लॉ की बात मानेंगे। हमेशा मोस्ट सीनियर पेरेंट कंपनी का नाम डिस्क्लोज करेंगे। अगर लॉ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है डिस्क्लोजर को लेकर हम लोग क्या करेंगे, हम उस केस में फिर वो रिस्ट्रिक्शन
के हिसाब से डिस्क्लोजर नहीं देंगे, मतलब रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे। ड्यूरिंग रिलेशनशिप जो ट्रांजेक्शन है केवल हमें उसी का डिस्क्लोजर देना है। चलिए जी, इसी के साथ इंड AS 24 का रिवीजन समाप्त होता है। आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी फीलिंग ना कमेंट में जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अपने सब दोस्तों से शेयर करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट की वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।